रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले आस्थावानों की भीड़ की वजह से हुई अफरा तफरी से प्रशासन आज सबक लेता दिखा, जिसका असर बेहतर व्यवस्था के रूप में देर रात से ही नजर आने लगा। हालांकि श्रद्धालुओं की ना तो भीड़ में कोई कमी दिखी और ना ही उनके उत्साह में। मौके पर सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद दिखे और जल्दी दर्शन करने के लिए घंटों से लाइन में लगे श्रद्धालु बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए ठंड में डटे पुलिस वालों का आभार जताते नजर आए। सर, हमारी तो श्रद्धा है, पर हमारे पुलिस भाइयों की और फौजी भाइयों का बहुत सपोर्ट है, जो साथ दे रहे हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। देर रात से ही जी न्यूज की नजर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम पर बनी रही। सुबह का समय है जब आपको इस वक्त वो आज भी श्रद्धालु राम मंदिर में इस वक्त एंट्री के लिए कतार लगाए लाइनों पे खड़े हुए नजर आ जाएंगे। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु संयम के साथ लाइन में डटे रहे। चूंकि एक दिन पहले रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ को कुछ अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा, इसलिए फिर वैसा ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने हालात की नए सिरे से समीक्षा की, जिसके लिए राज्य के आला अधिकारी ग्राउंड जीरो का मुआयना करने खुद पहुंच गए। बताया गया कि रत्ती भर चूक की गुंजाइश ना रहे, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कल यहाँ आए थे। उन्होंने सभी संबंधित के साथ यहाँ पे ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ भी विस्तार से चर्चा की गई और इसकी समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किया सकते हैं उसके बारे में उनके द्वारा निर्देश दिए गए। इसी के बाद श्रद्धालुओं की कई लाइन बनाने का फैसला हुआ और मंदिर जाने और आने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए। एंट्री एग्जिट में भी हम दो चैनल चला रहे हैं, 4 लाइन एक साथ मूव कर रही है, तो इसके कारण कोई रश नहीं है, लोग दर्शन कर रहे हैं और निकल रहे हैं। इन फैसलों का असर बेहतर व्यवस्था के रूप में नजर आया। प्रशासन ने जो कुछ कहा वो बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बात नहीं थी। रामलला के मंदिर के बाहर आरएएफ के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए, तो मंदिर के अंदर भी पुलिस बल के जवान और बड़े अधिकारी दिखाई दिए। यही वजह रही कि गर्भगृह के बेहद पास पहुंच चुके श्रद्धालुओं से लेकर मंदिर के बाहर लगी लंबी लंबी लाइनों में लगे राम भक्तों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए सुबह से ही तमाम श्रद्धालु जो है वो कतारों में खड़े हुए आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ आरएएफ की टुकड़ी ने बाकायदा बाहर की तरफ का जो मोर्चा है वो संभाल लिया है। राम मंदिर के साथ ही हनुमानगढ़ी में भी ऐसी ही व्यवस्था दिखी और देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु गदगद नजर आए। बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन करने में बहुत आनंद मिल रहा है। तमाम श्रद्धालुओं ने राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम का श्रेय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दिया। रामलला के दर्शन के लिए मंगलवार को करीब 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे, तो दूसरे दिन भी भीड़ कम होती नहीं दिखी। दर्शन के लिए पहुंचने वाले राम भक्तों का उत्साह अलग अलग रंगों में दिखा और अवध नगरी राम धुन से गूंज उठी। महाराष्ट्र के पुणे से भी 111 सदस्यों का एक दल रामलला के दर्शन करने पहुंचा। शंखों की अद्भुत धुन बजाने वाले ये लोग प्रभु श्री राम की भक्ति में सराबोर नजर आए। रामलला के दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर निकलते ही शंखनाद कर इन लोगों ने पूरे माहौल को राममय बना दिया, जिसमें 5 साल के बच्चों से लेकर 80 साल तक की महिलाएं थीं। कुछ खास लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, दर्शन करके सीधे बाहर निकले हैं और देखिए अद्भुत नजारा है। जितने लोग हैं सबके हाथ में एक एक शंख है। भगवान राम के दर्शन के लिए कुछ लोग दंड प्रणाम देते यानी अपने घर से पेट के बल लेटकर मंदिर की तरफ बढ़ते दिखे। लंबे संघर्ष के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजे, तो उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जत्था उमड़ पड़ा। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मंदिर प्रबंधन ने कुछ बदलाव किए हैं। बताया गया कि अब हर दिन सुबह 7 बजे से ही भक्तों को रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा और देर रात 11 बजे तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। यानी भक्तों को दर्शन देने के लिए रामलला 15 घंटे तक गद्दी पर विराजेंगे, जबकि इस बदलाव से पहले तक ये 11 घंटे ही तय किया गया था। मतलब साफ है कि भक्तों के लिए रामलला ने अपने आराम के समय में कटौती की है। हालांकि रामलला के भोग, प्रसाद और आरती के लिए थोड़ी थोड़ी देर कपाट बंद रहेंगे। नई व्यवस्था के मुताबिक रामलला सुबह 4 बजे ही जाग जाएंगे, जिसके बाद स्नान, ध्यान और श्रृंगार आरती की जाएगी। भीड़ की वजह से दर्शन करने में बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमार लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसे देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमार लोगों को 2 सप्ताह बाद आने की अपील की।
इसके अलावा भारी भीड़ की वजह से दर्शन के लिए आने वाले वीवीआईपी से भी खास अनुरोध किया गया है, जिसमें उन्हें अयोध्या आने से 10 दिन पहले प्रशासन, पुलिस या ट्रस्ट को सूचना देने की अपील की गई है, ताकि वीवीआईपी के प्रोटोकॉल में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और वो रामलला का दर्शन बिना किसी परेशानी के कर पाए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद रामलला के दर्शन जिसने भी किए वो उनके रूप, आभूषण और वस्त्रों को देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब हर श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहा है और सभी राम भक्तों का ध्यान रामलला के वस्त्र भी खींच रहे हैं, जो हर दिन नए नजर आए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला पीले रंग के वस्त्र में दिखे, जो प्रसिद्ध डिजाइनर मनीष त्रिपाठी और उनकी 15 लोगों की टीम ने तैयार किया। भगवान के जो वस्त्र हैं, जिसका नाम मैंने शुभस्त्रम दिया हुआ है, ये वस्त्र जो है ये पीताम्बर पीले रंग का वस्त्र है, जो कि पीताम्बरी वो कपड़ा है जो हमने काशी से उसको स्पेशली तैयार कराया था। मनीष के मुताबिक रामलला के वस्त्र में असली सोने और चांदी के तार लगाए गए हैं, जिन पर कढ़ाइयां भी की गई। आज रामलला लाल और हरे रंग के वस्त्र में दिखे, जो उनकी मोहिनी सूरत से मेल खाते लगे, जबकि एक दिन पहले रामलला लाल रंग के इस विशेष वस्त्र में दिखे थे। बताया गया कि रामलला के लिए हस्तशिल्पियों द्वारा बुने गए विशेष वस्त्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे गए थे, जो बाद में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया। इस विशेष वस्त्र को बनाने में 10 से 15 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। रामलला के वस्त्र 9 ग्रहों के मुताबिक रोज बदले जाते हैं, तो वहीं उन्हें भोग में भी 56 प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने रामलला के भोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। सुबह रबड़ी और पेड़ा, उसके बाद दोपहर में पूड़ी, सब्जी, खीर इस तरह से लगाया जाता है, और फिर शाम के भी दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी, रोटी ये सब लगते हैं। इन्हें कच्चा या पक्का दोनों प्रकार के भोग लगते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में 1 नहीं 2 नहीं 3 मूर्तियों की प्रतिष्ठा की जाएगी। तीनों मूर्तियों की तस्वीर हमारे पास आ चुकी है। पहली बार आप जी न्यूज पर एक साथ तीनों मूर्तियों के दर्शन कीजिए। रामलला की अचल मूर्ति के लिए 3 मूर्तिकारों ने 3 मूर्तियां बनाई थी, जिनमें से एक मूर्ति का चयन हुआ। अरुण योगीराज की श्याम शिला पर बनी मूर्ति की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है। बाकी दोनों मूर्तियां भी भव्य हैं। दूसरी मूर्ति राजस्थान के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने सफेद संगमरमर की शिला पर बनाई है, जबकि तीसरी मूर्ति गणेश भट्ट ने तैयार की है। इन दोनों मूर्तियों को भी राम मंदिर में ही उचित स्थान पर जगह दी जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लग रहा है मानो पूरा देश अयोध्या के लिए निकल पड़ा हो। एक अनुमान के मुताबिक मार्च के अंत तक 6 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंच सकते हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए अयोध्या भी पूरी तरह तैयार है। पूरे अयोध्या में करीब 60,000 लोगों के रहने का इंतजाम है। ये इंतजाम अलग अलग होटलों, धर्मशालाओं, मठ और टेंट सिटी में किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सरयू किनारे बसाई गई 8 टेंट सिटी में 40,000 लोगों के ठहरने का इंतजाम है। इन टेंट सिटीज में सुविधाओं के हिसाब से बेड का किराया 1,000 से 20,000 रुपए प्रतिदिन है। शहर में 75 से अधिक छोटे बड़े होटल हैं, जिनका किराया 1,000 से 35,000 रुपए तक है। ज्यादातर होटल पहले से ही बुक हो चुके हैं, इसलिए होटल की जानकारी पहले लेकर यहां आना ही बेहतर है। अयोध्या में दर्जनों छोटी बड़ी धर्मशालाएं भी हैं। वहां लोगों को ठहरने के लिए रोजाना 250 रुपए से 1,500 रुपए तक चुकाने पड़ेंगे। कई स्वयंसेवी संस्थाएं अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को दिन रात का मुफ्त भोजन भी दे रही हैं। जरूरत पड़ने पर श्रद्धालु लखनऊ, गोरखपुर और बस्ती जैसी जगहों पर भी ठहर सकते हैं, जहां से अयोध्या की दूरी महज कुछ घंटों की ही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो खत्म हो गया, लेकिन इस पर सियासत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर विवादित बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आया है, जिसका बीड़ा एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही उठाया और गाजीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर ही सवाल खड़े कर डाले। अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती है, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। हालांकि मौर्य ने यह बयान दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता का बताया, लेकिन इसे जायज बताने के लिए सवाल भी खड़े किए। अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। जाहिर है समाजवादी पार्टी के नेता का इरादा आस्था पर सवाल करना था। आस्था पर सवाल खड़ा करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस कार्यक्रम के आयोजकों पर निशाना साधा। मौर्य के निशाने पर बीजेपी के साथ ही आरएसएस और वीएचपी जैसे संगठन भी रहे, जिस पर सियासी हमले के लिए उन्होंने कुछ तर्क मंच पर ही गढ़ डाले। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने वाला वो भगवान से बड़ा है, क्योंकि भगवान के अंदर जीवन वो देगा।
मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ढोंग, पाखंड और आडंबर करार दिया तो जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष के मौर्य सामने आए। मैं श्री अखिलेश यादव जी से यही कहूँगा, या तो अपने रामद्रोही बयानवीरों की बयानबाजी पर लगाम लगाएं, या तो उनको पद से हटाएं, या तो वह जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि अगर वो रामद्रोही बन करके और राजनीति करना चाहते हैं तो उसका भी उत्तर राम भक्त देंगे। सियासी दलों के तेवर से साफ है कि राम मंदिर पर जारी घमासान लोकसभा चुनाव तक थमने वाला नहीं। वैसे राम मंदिर पर आस्था को चोट करने वाले शब्दबाण चलाने वाली समाजवादी पार्टी अकेली नहीं है। वक्त वक्त पर कई दलों की तरफ से ऐसे ही सियासी तीर चलते रहे, जिसमें कांग्रेस के कई नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता ने राम मंदिर के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन अंदाज थोड़ा अलग रहा। भाजपा ने जिस तरीके से ये इवेंट आयोजित किया है, उससे लगता है कि भाजपा ने भगवान राम का भी अपहरण कर दिया है। विपक्ष के दल जब राम मंदिर और भगवान राम पर सियासी बयानबाजी में लगे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक में राम भक्तों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे थे। कैबिनेट की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंदिर के उद्घाटन को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा, जिसका बाकी मंत्रियों ने खड़े होकर और ताली बजाकर स्वागत किया। एक तरफ राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सियासी घमासान जारी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ रामलला के दर्शन की योजना बना ली है, जिसकी शुरुआत त्रिपुरा से होगी, जिसके मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ 31 जनवरी को रामलला का दर्शन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ 1 फरवरी को रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे और फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी 2 फरवरी को मंत्रियों के साथ रामलला का दर्शन करेंगे। इसी कड़ी में 5 फरवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश की पूरी कैबिनेट राम दरबार में होगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 9 फरवरी को श्रीराम के दर्शन करने जाएंगे, जबकि राजस्थान की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ 12 फरवरी को राम मंदिर में माथा टेकने पहुंचेगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अपनी कैबिनेट के साथ 15 फरवरी को अयोध्या जाएंगे, जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा मंत्रियों के साथ 22 फरवरी को रामलला का दर्शन करेंगे। इसी तरह गुजरात मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी को रामलला के दर्शन करने का निश्चय किया है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 4 मार्च को रामलला के दरबार में सभी मंत्रियों के साथ पूजा करने पहुंचेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के पक्ष में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। सूत्रों के मुताबिक सभी मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में जनता की राय पर कैबिनेट मंत्रियों से प्रतिक्रिया भी ली। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने आम जनता के बीच मुंह पर कपड़ा बांधकर रामलला के दर्शन किए। उन्होंने राम मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना अनुभव साझा किया। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रही लोगों की भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वीआईपी लोगों से 10 दिन तक अयोध्या न आने की अपील की है। अगर कोई अयोध्या जाता भी है तो उन्हें पहले प्रशासन या फिर श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट को बताना होगा। रामलला का ननिहाल छत्तीसगढ़ 25 जनवरी से 25 मार्च तक रामलला के दरबार अयोध्या में महाभंडारे का आयोजन करेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रामलला के दरबार में माता शबरी का प्रसाद बांटा जाएगा। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही आईएनडीआईए गठबंधन में बिखराव शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद आईएनडीआईए गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी की यात्रा उनके राज्य से गुजर रही है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं दी गई। पिछले काफी दिनों से बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन इस पर सहमति बनती नजर नहीं आई। ममता बनर्जी के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद विपक्ष के कई नेता सामने आए और ममता बनर्जी को गठबंधन का मजबूत स्तंभ बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी के बिना गठबंधन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है।
उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने ममता के नाराज होने या फिर गठबंधन से अलग होने की बात से साफ इनकार किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी को अपना घर संभालने की नसीहत दी। हम तो सीधे बीजेपी को कहेंगे कि बस अपना घर ठीक रखिए और राजनीति को लोकोन्मुख बनाइए। आप राजनीति को आसमान में ले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने साथी दलों के बीच मतभेद जल्द सुलझा लेने का भरोसा दिया। जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। गठबंधन में शामिल कई दूसरे दलों के नेताओं ने भी कहा कि ममता INDIA गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वो सभी मिलकर बीजेपी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी के बयान के बाद जहां गठबंधन में शामिल दलों के बीच खलबली मच गई, वहीं उनके बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने INDIA गठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गठबंधन के साथी ही एक दूसरे को काटने में लगे हैं। इंडी गठबंधन की जो महल है उसको लगातार ध्वस्त करने का काम इंडी गठबंधन के साथ ही कर रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के खत्म होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जब स्वार्थी और अवसरवादी गठबंधन होता है तो ऐसी ही चीजें होती हैं। कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, कांग्रेस के पास वोट नहीं बचा, ऐठ वही है, PM हमारा ही आदमी बनेगा, तो क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते हैं। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी के फैसले को हताशा में लिया गया फैसला करार दिया। ममता बनर्जी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इंडिया गठबंधन को दूसरा झटका दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पंजाब के CM भगवंत मान आज एकाएक मीडिया से रूबरू होने आए। इधर CM मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और उधर इंडिया गठबंधन की दरार उजागर हो गई। उन्होंने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 हीरो। हालांकि आम आदमी पार्टी के मुताबिक वो दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में गठबंधन के लिए अभी भी तैयार है। कई राज्यों में हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जीते हुए हैं, विधानसभा में हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही डिस्कशन हो रहा है। एक के बाद एक गठबंधन की दो पार्टियों के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले की इमारत बनने से पहले ही ढहती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम के बारपेटा पहुंची। आज राहुल गांधी बस पर नहीं कार में दिखाई दिए। इस दौरान राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि असम में उनकी यात्रा में हंगामे के पीछे अमित शाह का हाथ है। राहुल ने आरोप लगाया कि असम की सरकार दरअसल नागपुर से चल रही है। असम के चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल किसके हाथ में? नहीं भाई, अमित शाह के हाथ में, अमित शाह के हाथ में। तो अगर इसने चू भी कहा, अमित शाह के खिलाफ चू भी कहा इसको 2 मिनट में लात मार के भगा देंगे। तो बात समझो, असम को असम नहीं चला रहा। राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी जोरदार निशाना साधा। आप पान खाओ, सुपारी का बिजनेस उसके अंदर उनका। आप सुबह उठो, वो नफरत फैलाते हैं और जब आप इधर उधर देखते हो आपके जेब में से पैसा निकालते हैं। तो ये इनका काम है। देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर असम की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में राहुल गांधी की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी और मांग की है यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। खड़गे ने असम के नगांव और सोनितपुर जिले की घटनाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि यात्रा पर हमले के दौरान असम पुलिस दर्शक बनी खड़ी रही। प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाते हैं और कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से अपील की वो मामले में हस्तक्षेप करें ताकि यात्रा में किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। बीजेपी ने भी राहुल गांधी और उनकी न्याय यात्रा पर पलटवार किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए हमला किया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी गुवाहाटी बस छोड़कर कार से फरार हो गए।
हेमंता ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाने के बाद राहुल गांधी चुपचाप अपनी फैंसी बस से बाहर आए और एक छोटी कार में शहर से अपनी अगली मंजिल हाजो की ओर भाग गए। राहुल ने डरपोक होने का नया मानक स्थापित किया है। ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, ये राहुल गांधी की बाय बाय यात्रा है। पहले राहुल गांधी के साथियों ने उनको बाय बाय बोला, मिलिंद देओरा ने भी बाय बाय बोल दिया है। फिर राहुल गांधी की सहयोगी दलों ने उनको बाय बाय बोला और अब जनता भी राहुल गांधी को बाय बाय बोलती जा रही है चुनाव दर चुनाव। असम पुलिस ने मंगलवार को गुवाहाटी पुलिस पर हमला करने के लिए भीड़ को उकसाने के आरोप में राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एनसीसी और एनएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स के साथ बातचीत की और कहा कि पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड देश की नारी शक्ति को समर्पित है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद एएसआई सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर फैसला सुनाया। अदालत के फैसले के मुताबिक दोनों पक्षों को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट दी जाएगी। ज्ञानवापी के सभी पक्षकारों को प्रार्थना पत्र देने पर हार्ड कॉपी उपलब्ध होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार हादसे में घायल हो गईं। हादसा उस वक्त हुआ जब वो वर्धमान से कोलकाता लौट रही थीं। रास्ते में घने कोहरे की वजह से कार के ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, जिसकी वजह से ममता बनर्जी के सिर में हल्की चोट लग गई। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस और यूएई के साथ अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास में हिस्सा लिया। भारत की ओर से सुखोई, जैगवार और हरक्यूलिस C-130J जैसे विमान शामिल रहे। इस दौरान तीनों देशों की वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछड़ों के मसीहा माने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया। उनके इस फैसले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह ऐसा फैसला है जिसकी तारीफ बिहार में विपक्ष की हर पार्टी और नेता कर रहा है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और जननायक नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले 23 जनवरी को किया। आप सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। इस फैसले पर नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान दिया जाएगा, ये खबर मिलते ही उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे को फोन किया और उन्हें बधाई दी। घर में सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कर्पूरी ठाकुर के बेटे जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने बताया कि पीएम मोदी ने 26 जनवरी को उन्हें और परिवार के दूसरे सदस्यों को दिल्ली में अपने आवास पर आमंत्रित किया है। रामनाथ ठाकुर इस फैसले में सियासत नहीं देखते हैं। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता। भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। कर्पूरी ठाकुर के परिवार की दूसरी पीढ़ी भी फैसले से गदगद है। 13 करोड़ भारतीय जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का एवं तमाम पार्टियों लोग का। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनकी पोती हैं हम। कर्पूरी ठाकुर के परिवार को संतोष है कि आखिरकार उनकी मृत्यु के 36 साल बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई। देश में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। कर्पूरी ठाकुर के गृह जिले समस्तीपुर में नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन पर लिखी किताब का विमोचन किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया किया। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ। नीतीश ने दावा किया कि पिछड़े और वंचितों के लिए उनके काम की वजह से ही केंद्र सरकार दबाव में आई। तो हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। नीतीश कुमार ने दावा किया कि सबसे पहले उनकी पार्टी ने ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी।
कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर के पितौंझिया में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए बड़ा योगदान दिया था। 1977 में उनके कार्यकाल में SC/ST के अलावा OBC के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए 26% आरक्षण लागू किया था। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। कर्पूरी ठाकुर ने आजादी की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आजादी के बाद 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर वो पहली बार चुनाव जीते। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 1979 के बीच बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इतने अहम पद पर रहने के बावजूद उनके पास ना तो घर था और ना ही कोई गाड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह एक बार कर्पूरी ठाकुर के घर आए। उनके घर का दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी चरण सिंह को सिर में चोट लग गई। उनकी सादगी के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार वो युगोस्लाविया गए थे तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है। इसके बाद टीटो ने कर्पूरी ठाकुर को एक कोट गिफ्ट किया था। कर्पूरी ठाकुर के बहनोई एक बार उनके पास नौकरी की सिफारिश लेकर पहुंचे। कर्पूरी ने 50 रुपए उन्हें देते हुए कहा, जाइए उस तरह खरीद लीजिए और पुश्तैनी धंधा कीजिए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने के ऐलान के बाद JDU और RJD ने इसका क्रेडिट खुद को दिया। दोनों का कहना है कि उनकी मांग की वजह से ही सरकार दबाव में आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। ये जनता दल यू की, नीतीश कुमार सरकार की, नीतीश कुमार की बहुत लंबी मांग थी। वहीं RJD का कहना है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने की वजह से बीजेपी घबरा गई और उसे कर्पूरी ठाकुर की याद आ गई। लालू प्रसाद यादव ने लिखा, जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया, डर ही सही राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई। जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय पर मांग किया। हम लोग तो कांशी राम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए, अच्छा होता। यानी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान ने OBC की सियासत को और गरमा दिया है। सरहद पार बैठे भारत के दुश्मनों ने 26 जनवरी के आसपास बड़े आतंकी हमले की योजना बनाई है। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। जी न्यूज के पास मौजूद खुफिया अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की मदद से आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक आतंकी हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी बम ब्लास्ट की साजिश रची गई है। आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी ड्रोन के जरिए भारी मात्रा में विस्फोटक पंजाब पहुंचाए गए हैं। हालांकि इनमें से कई ड्रोन को सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में विस्फोटक पंजाब में मौजूद हैं। आशंका जताई जा रही है कि आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड से जुड़े गैंगस्टर्स उन विस्फोटकों का इस्तेमाल हमलों को अंजाम देने के लिए कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISI ने जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के बजाय नए आतंकी संगठनों के नाम से हमले करवाने की प्लानिंग की है। आतंकी हमले का अलर्ट जारी होने के बाद दिल्ली और संवेदनशील जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस और देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार अलर्ट पर हैं। शरद पवार के पोते और एनसीपी नेता रोहित पवार आज मुंबई में ईडी के सामने पेश हुए। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला मामले में ईडी के अधिकारियों ने रोहित पवार से पूछताछ की, लेकिन रोहित पवार की ईडी के सामने पेशी से पहले ही मुंबई में शरद पवार गुट के एनसीपी दफ्तर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। ईडी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दफ्तर के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यकर्ता यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपको सीधा तस्वीरों में लेकर चलता हूँ। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद सुप्रिया सुले के साथ शरद पवार भी पार्टी दफ्तर पहुंच गए, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में पूछताछ के लिए रोहित पवार को समन भेजा था। रूस यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि विमान हादसे में 74 लोग मारे गए हैं। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने अब तक हादसे की वजह नहीं बताई है, लिहाजा विमान हादसे को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। विमान क्रैश का कुछ सेकंड का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आसमान से उड़ता रूसी परिवहन विमान तेजी से नीचे गिरता दिखाई दिया। क्रैश होने के बाद तेज धमाका हुआ और विमान से निकला धुएं का गुबार आसमान में छा गया। रूसी मीडिया का दावा है कि रूस के बेलगोरोद में यह विमान यूक्रेन के हमले का शिकार हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक विमान में यूक्रेन के युद्धबंदी बैठे हुए थे और ये बात यूक्रेन अच्छी तरह जानता था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके बाद वहां सड़कों पर पानी भर गया। गाड़ियां डूबी हुई नजर आईं तो वहीं लोग पानी में फंसे हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। किसी
नदी जैसा ये मंजर दिख रहा है, जबकि ये सड़कें हैं और सड़कों पर जो गाड़ियां थी वो पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही हैं और आप देख सकते हैं लोग जान बचाने के लिए गाड़ियों के ऊपर खड़े नजर आ रहे हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इस जीत के साथ ही रोहन बोपन्ना ने एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है और वो ये है कि रोहन बोपन्ना मेंस डबल्स की रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। इतना ही नहीं, 43 साल के रोहन बोपन्ना वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी हैं। ये रोहन बोपन्ना के करियर की अब तक की सबसे ऊंची रैंकिंग है। इससे पहले 2013 में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 3 की रैंकिंग हासिल की थी। रोहन बोपन्ना से पहले लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा भी डबल्स में वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में रोहन बोपन्ना और उनके पार्टनर मैथ्यू एब्डन ने सीधे सेट्स में छठी रैंकिंग वाले मैक्सिमो गोंजालेज और एंड्रियास मॉल्टेनी को हराया। रोहन बोपन्ना पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। बोपन्ना ने अब तक के करियर में सिर्फ एक ग्रैंड स्लैम जीता है, जब उन्होंने 2017 में फ्रेंच ओपन का मिक्स्ड डबल्स जीता था। ऐसे में अगर बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता तो ये उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब होगा। डीपी वर्ल्ड ILT 20 सीजन 2 में 23 जनवरी को MI एमिरेट्स ने अबू धाबी नाइट राइडर्स को 9 विकेट से हराया। ट्रेंट बोल्ट को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आज रात गल्फ जायंट्स दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में डेजर्ट वाइपर्स का मुकाबला करेंगे। डीपी वर्ल्ड ILT 20 सीजन 2 हर रोज रात 8 बजे से एंड पिक्चर्स और Z5 पर आप देख सकते हैं। Z News।